हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश कर्क। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल स्टार्ट विद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। तो उसका फर्स्ट लेक्चर है ये इस चैप्टर का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो पहली बात तो इस वीडियो का उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट्स जेई एडवांस के लिए, मेंस के लिए या फिर अपने स्टेट के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस वीडियो के थ्रू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कंसेप्ट को समझ पाएंगे। उसके अलावा जो बच्चे क्लास 11th में हैं या 12th में हैं और जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर फिर से पढ़ना चाह रहे हैं या पहली बार पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए भी यूज़फुल है। इनफैक्ट ये वीडियो जो है वो क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं है कि वो ना समझ पाएँ, क्योंकि ये चीज़ें ओलंपियाड्स के अंदर भी यूज़फुल होती हैं। उसके अलावा ये वीडियो कोई भी व्यक्ति जिसको काउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ा बहुत समझना हो, जानना हो, वो भी देख सकता है। मतलब ये वीडियो एक ऐसी है जिसके अंदर, हालांकि मैं जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन, आई विल से मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन जेईई एडवांस, वहाँ तक की हम चीज़ों की बात भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो को कोई भी इंसान जिसका इस क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है वो भी इसको समझ सकता है। तो पहला जो लेक्चर है इस चैप्टर का वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल का मतलब होता है कोई भी बेसिक चीज़, ठीक है। प्रिंसिपल यानी कि जिसको अगर हम हिंदी में बोलें तो सिद्धांत, ठीक है, ऑफ काउंटिंग। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कोई भी लेमैन, कोई भी व्यक्ति इसको जो इस फील्ड से संबंधित नहीं है, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा है, जो स्टूडेंट नहीं है, क्लास 11th-12th में नहीं है, कोई भी इसको समझ सकता है। किसी और फील्ड का स्टूडेंट भी इसको समझ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर इसको शब्द को समझे, सेंटेंस को समझे, फंडामेंटल यानी कि बहुत बेसिक सी, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत काउंटिंग का। तो बस इसमें हम सीखेंगे ये कि कैसे हम बिना मैनुअली कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बिना मैनुअल काउंटिंग किए काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए एक सिंपल सा अगर हम एग्जाम्पल देखें कि आप अगर एक जैसे हम लोग बात करते हैं ड्रेस कॉम्बिनेशन की, आपको है ना अपने घर से तैयार होके कहीं जाना है, कहीं निकलना है, तो आपके पास सपोज ऐसा है कि 4 तो ट्राउज़र्स हैं, राइट, ट्राउज़र्स, पैंट, 4 ट्राउज़र्स हैं, ठीक है, ट्राउज़र्स, जीन्स, कुछ भी रख लीजिए, और आपके पास सपोज 3 जो हैं वो शर्ट हैं, S1, S2, S3। तो इसके अंदर शर्ट रख लीजिए, या फिर ऐसा है कि ये आपका ट्राउज़र हो गया, ये शर्ट हो गया, इस तरह का हमारे पास चीज़ें हैं। 4 ट्राउज़र्स हैं, 3 शर्ट हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास लेट्स से 2 वॉच हैं, वॉच मतलब घड़ी, ठीक है। तो आपके पास 2 वॉच भी हैं, 2 घड़ियाँ भी हैं आपके पास। इस तरीके से आपके पास चीज़ें हैं, है ना। 4 ट्राउज़र्स हैं, 3 शर्ट हैं और 2 घड़ी हैं, वॉच। आपके पास कितने अलग अलग ड्रेस के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ये है सवाल। आप कितनी अलग अलग तरीके से, या मान लो आप किसी पार्टी में जाना है आपको, ठीक है, 4 ट्राउज़र्स हैं, 3 शर्ट हैं और 2 वॉच हैं, तो आप कितनी तरीके से ड्रेसअप हो सकते हो। तो आप ये देखो, आप अलग अलग ड्रेस कॉम्बिनेशन की ऐसे लिस्टिंग बनाओगे ना, मतलब क्या कर सकते हो, जैसे ऐसा लिख सकते हो कि भाई आपने फर्स्ट ट्राउज़र पहनी, फर्स्ट शर्ट पहनी और फर्स्ट वॉच लगाई, राइट। तो एक तो ये ड्रेस कॉम्बिनेशन हो गया। हो सकता है T1 S1 रखा हो लेकिन W2 रख लो, ठीक है, मतलब फर्स्ट ट्राउज़र फर्स्ट शर्ट लेकिन सेकंड वॉच, फिर फर्स्ट ट्राउज़र सेकंड शर्ट फर्स्ट वॉच, फर्स्ट ट्राउज़र सेकंड शर्ट सेकंड वॉच। तो ऐसे आप देख सकते हो, इस तरीके से T1 से ही इतनी सारी मैचिंग्स हो गई। T1 से S1 W1, T1 S1 W2, ये 2 हो गए। T1 S2 W1, T1 S2 W2, दिस इज 4th वन। सो वी हैव 4 फ्रॉम दिस ओनली, T1 से ही। ऐसे ही T2 से अलग अलग पेयरिंग्स आएंगी, है ना, T2 से भी ऐसे अलग अलग पेयरिंग्स आएंगी। तो आप क्या देख पाओगे कि ना T1 से ही 4 आ गई थी। वो 4 क्यों आई थी, S1 मतलब देखो T1 से क्या हुआ था, अच्छा हमने T1 को S3 से साथ पेयर नहीं किया, वो भी था। T1 से आपका 6 आ जाती हैं, ऐसे T2 से भी आपका कितनी आएंगी, 6 आएंगी अलग अलग। तो 6 क्यों आ रही हैं, क्योंकि S1 S2 S3 3 खुद हैं और W1 W2। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आप जब कुल मिला के काउंटिंग करोगे तो वो आपका आएगा
24 अलग अलग वेज आ जाएंगे ड्रेस कॉम्बिनेशन, 24 अलग अलग ड्रेस कॉम्बिनेशन। 4 तो आपका T1 T2 T3 T4 से, 3 आपका S1 S2 S3 से। 24 क्यों आ रहा होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2, इस लॉजिक से आप जो अलग अलग मैचिंग बना सकते हो। जैसे अब तो एक तो ये चीज़ हो गई, इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल लिया, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक और मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे इस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ना आप जैसे देखो कि आपको एक एक्टिविटी दी गई है करने के लिए, कि एक रूम है, उसमें 10 लोग हैं, ठीक है। जैसे पार्टी में आप तैयार होके गए हो तो पार्टी के अंदर वहाँ पे जाके किसी से मिलोगे ना, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे जाके बैठे रहोगे, होते ऐसे भी लोग। लेकिन अगर आप मान लो किसी से जाके मिल रहे हो तो ऐसी एक एक्टिविटी बनाते हैं कि ऐसे आप तैयार होके गए हो तो ऐसे और भी 9 लोग भी तैयार होकर वहाँ आए हैं, तो कुल मिला के 10 लोग हैं जो तैयार शेयर होकर वहाँ पहुँचे हुए हैं। और नाउ दे हैव टू ग्रीट ईच अदर एंड लेट्स से जस्ट अ वेरी फॉर्मल ग्रीटिंग होती है, हैंडशेक करना, हाथ मिलाना। तो कितनी बार ऐसा एक्टिविटी अगर हम बनाएं कि 10 लोग एक कमरे में मौजूद हैं, पार्टी में मिले हैं और उनको एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना है, दे हैव टू शेक हैंड विद ईच अदर। सो हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी देयर, कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो इस सवाल, ये एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशन हो गई इस काउंटिंग प्रिंसिपल के कंसेप्ट की। जैसे यहाँ तो हमने देखा, हमने इसे मल्टीप्लाई किया है, जो अभी हम देखने वाले हैं वहाँ पे देखो क्या होगा, उसमें सोचने का तरीका क्या होगा। एक पहेली की तरह सोचो, 10 लोग एक कमरे में इकट्ठा हैं और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना है। और आई थिंक ये सब लोगों को पता होगा, ये बात सब लोग सेंसिबली सोच सकते हो कि अगर आपने कोई एक्स जो है वाई के साथ हाथ मिला रहा है तो वाई एक्स के साथ हाथ मिलाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो एक ही चीज़ मान ली जाएगी, राइट। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि उन 10 में से कोई एक व्यक्ति, मान लो सबसे पहले आपने ही की, आप उठे और आपने सबसे हाथ मिलाया और आप रूम से बाहर चले गए क्योंकि आपका काम पूरा हो चुका है। तो 9 बार हाथ मिला लिए गए। ऐसे ही अब उन 9 लोगों में से कोई एक व्यक्ति उठेगा और वो बचे हुए 8 लोगों के साथ हाथ मिलाएगा एंड ही और शी विल मूव आउट, राइट। तो पहली बार कितने हैंडशेक्स हुए? 9। दूसरी बार कितने हाथ मिलाए जाएंगे? 8 हैंडशेक्स होंगे। तीसरी बार 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 3 लोग बचेंगे, उनमें से कोई एक उठेगा, 2 बार हाथ मिलाए जाएंगे। फिर जो 2 लोग बच रहे होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे एंड दे बोथ विल मूव आउट। तो लास्ट हैंडशेक विल बी 1। So 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, you have to add them up. तो इनका एडिशन करना जो है ना वो मैनुअल लग रहा है, बट इट्स नॉट मैनुअल, क्योंकि ये एपी के कंसेप्ट से आप इनका एडिशन निकाल सकते हो। तो आर यू गेटिंग दिस? ऐसे आप, ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के 2 बड़े बेसिक से एग्जाम्पल हो गए। पहले वाले प्रिंसिपल में हमने मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले प्रिंसिपल में हमने ऐड किया, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि कब हमें ऐड करना होता है, कब हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग देखो यहां आप देख सकते हो एडिशन रूल की बात हो रही है। सबसे पहले एडिशन रूल कब लगता है, ये मैंने है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से और एनसीईआरटी से कुछ स्निपेट्स रखे हुए हैं। तो इफ एन इवेंट ई कैन अकर इन m ways and another event f can occur in n ways and both cannot occur together, then E और F can occur in m plus n ways। तो इसमें कुछ कुछ बातें बहुत इसमें समझने योग्य हैं। वो है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। E और F, E या F हो गए तब एडिशन होगा, ठीक है। तो और यहां पे लग रहा है और both cannot occur together, ये बात यहां पे लग रही है। इन दोनों बातों को समझिए। जैसे कि यहां पे एक एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति को ए स्टेशन से बी स्टेशन जाना है, राइट। कोई सपोज दिल्ली है और उसको मुंबई जाना है, ऐसा कुछ है। तो दिल्ली से मुंबई जाने का एक तो एयरवे है, ठीक है। दिल्ली से मुंबई जाने के रोड के 2 रास्ते हैं, अलग अलग 2, मान लीजिए कोई एक्सप्रेस वे है, कोई हाईवे, कुछ 2 अलग अलग रास्ते हैं। और दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 3 ट्रेन हैं, 3 अलग अलग ट्रेन के रूट्स हैं। तो ये चीज़ है। तो अपने पास इस तरीके से 6 अलग अलग रास्ते हैं। अगर आप एक रास्ते से जाओगे तो आप दूसरे रास्ते से साइमल्टेनियसली नहीं जा सकते, आप कोई एक रास्ता ही ऑप्ट करोगे। सो नन ऑफ द वेज कैन अकर टुगेदर। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ट्रेन से भी जाओ, रोड से भी जाओ, उनमें से कोई एक ही चीज़ होगी, ठीक है। आप एयरवे यूज़ कर रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, तो आप उसी से जाओगे, आप उस समय ट्रेन से नहीं जा सकते। दिस कैन बी डन कि आप आधा रास्ता फ्लाइट से करो और मान लो उसके बाद आप ट्रेन से जा रहे हो या फिर आप रोडवे यूज़ कर रहे हो, पर दोनों चीज़ें एक साथ कर सको, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, आप ए स्टेशन से बी स्टेशन गए, अलग अलग रास्ते हैं आपके पास, कोई एक ही ऑप्ट करोगे। तो यहां जितने भी तरीके हैं, जितने भी रास्ते हैं, उन सबको आप ऐड करोगे। नन ऑफ देम कैन अकर टुगेदर। और लग रहा है यहां पर, तो इसमें आपका रास्ते हो जाएंगे 6।
2 रोडवे, 3 ट्रेन वे, 1 एयरवे, यू विल एड देम अप एंड यू विल गेट 6। सिंपल। फिर है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल, राइट। आप ये रिकॉर्डिंग के अंदर आराम से जाके नोट्स लिख सकते हो, पहले सुन के समझ लो, इसमें चीज़ें कई सारी पहले से ऑलरेडी सेट है, तो इट्स नॉट अ बिग इश्यू, है ना। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, देखो, अगर एक इवेंट जो है वो m डिफरेंट वे में हो रहा है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन, देखो इंपॉर्टेंट, इस इवेंट के हो जाने के बाद कोई दूसरा इवेंट n डिफरेंट वेज में हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m into n। तो यहां पे दोनों की होने की बात हो रही है, यहां पे साइमल्टेनियस अकरेंस है। यहां ऐसा नहीं है कि मतलब पहला वाला हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है, दोनों होना जरूरी है। साइमल्टेनियस का मतलब ये नहीं है कि एक साथ, मतलब यहां पे साइमल्टेनियस का मतलब है कि वो भी होगा ये भी होगा, दोनों के होने को, दोनों के पूरे होने को हम इवेंट मानेंगे, कंप्लीट इवेंट, राइट। जैसे कि वो ड्रेस वाला एग्जांपल था, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ट्राउजर पहन रहे हो या सिर्फ शर्ट पहन रहे हो या वॉच लगा रहे हो, 3 अलग अलग एक्टिविटीज हैं, दे आर टू बी फॉलोड। पहले ट्राउजर, फिर शर्ट, फिर वॉच, और पूरे ड्रेस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे इनहेरेंटली एंड लग रहा था कि आप ट्राउजर एंड शर्ट एंड वॉच सब की बातें कर रहे हो, तो वहां पे इसलिए मल्टीप्लिकेशन हुआ। वहां एक के बाद एक हुआ, फॉलोड वाला जो प्रिंसिपल है, फॉलोइंग वाली बात है, ये भी वहां पे वर्कआउट हो रही है, इसलिए तो वहां m into n हुआ, m into n into p, डिपेंडिंग अपॉन जितने करोगे तो उतना मल्टीप्लाई करते जाओगे। जैसे कि अगर आप मान लो a स्टेशन से c स्टेशन जा रहे हो, यहां पे आप देख सकते हो a से b जाने के हैं 6 रास्ते, b से c जाने के भी 6 रास्ते, तो a से c जाने के कितने रास्ते हो जाएंगे, तो आप a से b गए 6 रास्ते हैं, b से c गए 6 रास्ते हैं, तो 6 into 6 36। देखो क्या मतलब है इस बात का, आप a से b गए R1 रूट से, फिर आप b से c 6 रास्तों से जा सकते हो, तो इसके साथ 6 अलग अलग पॉसिबिलिटीज आएंगी R1 के साथ, जो a से b का R1 है। ऐसे ही जो a से b का R2 है उसके साथ 6 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। जो आपका a से b के साथ R2 है, फिर उसके बाद b to c की 6 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसे a का भी R3 है, तो उसके साथ भी 6 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, तो 6 into 6 36 अलग अलग रास्ते हो जाएंगे, ठीक है। इस दोनों ही बातों को लेकर एक सिंपल सा यही रूट, क्योंकि हम रूट्स वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, रूट्स वाले एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक रूट्स वाला क्वेश्चन पिक करते हैं, उसमें समझते हैं कि कैसे क्या सोचना होता है। देखो आप लोग, यहाँ पे क्या है, 3 रोडवेज हैं, 2 ट्रेन वेज हैं, ठीक है, और एक एयरवे है ए से बी जाने का। ऐसे ही बी से सी जाने के कितने कितने रास्ते हैं वो सब भी लिखे हुए हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है कि ए से सी जाने के कितने रास्ते हैं, बी के थ्रू होते हुए सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना है, सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो देखो आप लोग, मतलब ए से बी अगर हम रोड से जा रहे हैं, सपोज पहला केस लिखते हैं कि हम ए से बी जो है, ए टू बी जो है वो रोड से जा रहे हैं, तो देखिए अगर आप ए से बी रोड से जा रहे हैं तो रोड से जाने के 3 रास्ते हैं ए से बी। अब क्या है, आप अगर ये 3 रास्ते ऑप्ट कर रहे हो तो आप यहां पे ये रास्ता ऑप्ट नहीं कर सकते। यहां पे आपके पास चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, यहां 6 चॉइसेस हो जाएंगी। सो 3 into 6, क्यों मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए मान लीजिए आप यहाँ से R1 ए से बी में गए R1 से, तो बी से सी आप लोग जा सकते हो T1 से, T2 से, T3 से, T3 डैश T1 डैश ना, A1 डैश A2 डैश A3 डैश, इस तरीके से, तो अलग अलग रास्ते ऐसे बन जाएंगे। तो ये 3 into 6 18 वेज हो गए, राइट, 18 वेज हो गए केस 1 में। फिर देखिए क्या होगा मान लो आप लोग है ना, अब इसके बाद जो है गए रोड से चले गए थे पहले, केस 1 ये था। केस 2 जो होगा वो ये होगा कि आप ए से बी में गए ट्रेन से, तो 2 रास्ते थे ट्रेन से जाने के, तो 2 into, अगर यहां आपने ट्रेन यूज कर ली है तो बी से सी में आप ट्रेन यूज नहीं कर सकते, आप रोड वे से जा सकते हो या एयरवे से, तो 2 into 4 आपका 8 वेज, ठीक है। और अब ये देखो कि जो आपका ये होगा केस 3, तो इसमें क्या होगा केस 3 के अंदर, केस 3 होगा कि आप पहली बार गए एयरवे से, और पहली बार अगर आप एयरवे से जा रहे हो तो आप अब एयरवे से नहीं जा सकते, ठीक है ना। देखो इसमें क्या था, आप ट्रेन से गए थे तो आप एयरवे से जा रहे थे, अब आप एयरवे से गए हो तो आप एयरवे से नहीं जाओगे, रोड और ट्रेन वे से जाओगे। तो केस 3 जो होगा वो होगा
1 इंटू, क्योंकि एक ही एयरवे था और अब एयरवे के अलावा यहाँ पे कितने और रास्ते हैं, 4, तो 1 इंटू 4 दैट इज 4. सो दिस इज 18 प्लस 8 26 प्लस 4 30. लास्ट में हम एडिशन करेंगे. क्यों ये 3 अलग अलग केसेस हैं. आप कोई एक ही तरीका तो ऑप्ट कर सकते हो, मतलब इनमें से जो 3 केस हैं ये साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते. पहले वाला केस जो था कि आप पहले ए से बी से रोड से गए और बी से सी आप रोड से नहीं गए, तो ये एक तरीका है पूरा कंप्लीट हो गया काम. तो ये अलग अलग वेज हो गए. लास्ट में इन वेज को ऐड करोगे. ये 3 अलग अलग केसेस हैं, इनमें मल्टीप्लाई नहीं करोगे. लॉजिकली चलना है, इलॉजिकली नहीं चलना है. पूरा इवेंट कंप्लीट हो चुका था, हर एक केस में पूरा इवेंट कंप्लीट हो चुका है ए से सी की जर्नी का. तो ये बड़ा बेसिक सा पॉइंट था इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझने का. अगर मैं बात करूं थ्योरी की, तो इस पर्टिकुलर पहले लेक्चर की थ्योरी तो सिर्फ इतनी ही थी. थ्योरेटिकल पॉइंट तो सिर्फ यही था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है. ठीक है, अभी हम कुछ एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है ना, थोड़ा समझने के लिए चीज़ों को 1-2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं, फिर मैं आपको ये जो आज की क्लास का मेन एसेंस है उस पर लेके चलूंगा. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस एग्जाम्पल. तो देखिए यहां पे है कि आपको ना फ्लैग्स की बात हो रही है. फ्लैग, ध्वज, झंडा, 10 डिफरेंट कलर के फ्लैग दिए हुए हैं. डिफरेंट कलर मतलब जैसे कि हम अपने तिरंगे की बात करें तो हमारे 3 उसमें कलर्स होते हैं. मुख्य 3 रंग होते हैं, बीच में जो चक्र होता है वो नीले रंग का होता है. तो अब इससे एक सिग्नल हमें बनाना है, एक के ऊपर एक फ्लैग रखकर. तो कितने नंबर ऑफ सिग्नल बन सकते हैं अगर हम सिर्फ 3 ऐसे जो अलग अलग कलर के झंडे हैं वो यूज करें. इस बार इसमें मतलब अलग अलग कलर्स के दिए हुए हैं, जैसे हरे रंग का, ऑरेंज रंग का, वाइट रंग का, नीले रंग का. तो इस तरीके से अलग अलग हमें ध्वज दिए हुए हैं. ठीक है, तो अगर सिर्फ 3 फ्लैग यूज हो रहे हैं तब बताओ. ये 2 अलग अलग पार्ट हैं एक्चुअली, है ना. तो देखो यहां पे एक हम अप्रोच यूज करेंगे, उसको बोलते हैं बॉक्स मेथड. आप अगर एनसीईआरटी में भी जाओगे, एनसीईआरटी में इस तरीके से ही वो चीज दी हुई है, बॉक्स मेथड. नाउ व्हाट इज बॉक्स मेथड? तो देखो आप कहोगे जो पहला ध्वज है, पहला जो झंडा है, उसको लगाने के, पहले झंडे को लगाने के कितने तरीके हैं. आपके पास 10 अलग अलग झंडे हैं. ठीक है ना, और यहाँ पे ना एक और चीज़ उन्होंने मिस कर दी है, डिस्टिंक्ट वो बनाने हैं. जैसे ना यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक झंडा जो है उसी के ऊपर दूसरा झंडा सेम रंग का, क्योंकि 10 अलग अलग लिए हुए हैं. आपने एक झंडा यूज़ कर लिया तो आप अब दूसरा झंडा यूज़ कर सकते हैं दूसरी जगह पर. तो सबसे नीचे मान लीजिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं. सबसे नीचे जैसे 3 ऐसे आप एक के ऊपर एक लगा रहे हो, सबसे नीचे आपके पास कितने तरीके हैं वहाँ पे झंडा लगाने के? 10 तरीके हैं, 10 वेज. ठीक है, दूसरे में क्या है, अब आपने एक झंडा इस्तेमाल कर लिया होगा. मान लो आपके पास 10 अलग अलग रंग के झंडे हैं, तो आपने उसमें से कोई एक झंडा इस्तेमाल कर लिया. तो अब आपके पास जो है वो 9 अलग अलग रंग के झंडे बच गए. मान लो लाल रंग का झंडा इस्तेमाल कर लिया तो 9 अलग अलग झंडे बच गए. तो यहाँ पे 9 चॉइसेस हैं, 9 तरीके हैं. ध्यान रहे, जो 10 लिख रहा हूं उसका मतलब है 10 तरीके हैं, 10 वेज, 10 चॉइसेस. 10 में से कोई भी आ सकता है, पर एक आ गया, अब एक आ गया तो अब एक खत्म. अब 9 आ सकते हैं. अगली जगह पे कितने आ सकते हैं? 8. ये तरीके हैं. जैसे 4 ट्राउजर, 3 शर्ट, 2 वॉच, वैसा कुछ. पहले पे 10 अलग अलग झंडे आ सकते हैं, एक झंडा इस्तेमाल हो गया. अब दूसरे पे 9 झंडे आ सकते हैं, उसमें से एक इस्तेमाल हो गया. अब अगले पे 8 आ सकते हैं. तो ये चीज हो गई. तो अगर 3 फ्लैग ही यूज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे आपके? यहां पे क्या यूज करोगे आप? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है ना, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 720 अलग अलग वेज हो जाएंगे ऐसे झंडे क्रिएट करने के. ठीक है, अगर 3 झंडे ही इस्तेमाल हो रहे हैं. और दूसरा सवाल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें अलग बात हो रही है. उसमें ध्यान से देखिए उसमें क्या है. तो उसमें है कि भाई आप जो है हद से हद 3 फ्लैग यूज कर सकते हो मैक्सिमम. इस बार एग्जैक्टली नहीं है. तो सेकंड वाले केस में क्या होगा, 1 फ्लैग वाला एग्जांपल भी होगा कि आप सिर्फ एक फ्लैग यूज कर रहे हो. ठीक है, 2 फ्लैग वाला एग्जांपल भी होगा कि आप 2 झंडे इस्तेमाल कर रहे हो. और 3 फ्लैग वाला एग्जाम्पल भी होगा जब आप 3 झंडे इस्तेमाल कर रहे हो. आप तीनों चीज़ों को ऐड कर दोगे.
मतलब क्या है इस बात का, जैसे अगर सिर्फ एक झंडा इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका जो है 10 अलग अलग तरीके हैं ऐसा करने के, 10 वेज हैं, 10 वेज। आप अगर 2 झंडे इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, पहले पहले जैसे मान लो नीचे, सबसे नीचे जो है वहाँ पे तो 10 अलग अलग तरीके से आप रख सकते हो। उसके ऊपर अब आपका एक झंडा खर्च हो गया तो आप 9 तरीके से रख सकते हो। तो 2 फ्लैग्स वाले केस में क्या आएगा, 10 × 9 है ना, पहली प्लेस पे 10 और दूसरे पे 9 तरीके, तो ये 72 वे, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 72 वेज, 90 वेज, 10 × 9, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, 3 फ्लैग्स हैं, 720 वेज, ठीक है ना। तो आपका कुल मिला के 820 वेज आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम मैक्सिमम 3 फ्लैग्स यूज कर सकते हैं तो ऐसा है, ठीक है। तो ये आपका हुआ इसमें काम, राइट। अब इस जैसे हमने कुछ एग्जांपल समझ लिए, अब हम इसका जो मेन पार्ट है उस पर प्रोसीड करते हैं, जो हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझने के बाद करना है, तो वो चीज़ देखते हैं। तो देखो क्या है कि हम लोग इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है उस पर, मतलब इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो मेन पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो वो है फॉर्मेशन ऑफ, आप लोग इसको चाहो तो जब अगर लिख रहे हो तो फिर लिख भी लेना इस चीज़ को, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स। तो देखो क्या है, मान लो आपको है ना बोला हुआ है कि भाई आपको ना जैसे कुछ 5 लेटर दिए हुए हैं, या आपको जैसे एक वर्ड दिया हुआ है, क्या हो रहा है ये, रोज है ना, एनसीईआरटी में भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोज वर्ड है, इसके चारों लेटर से आपको 4 लेटर वर्ड क्रिएट करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, रोज में 4 लेटर हैं और इसमें ना एक और चीज लिखी हुई होगी, रिपीटिशन नॉट अलाउड, और एक होगा रिपीटिशन अलाउड। तो इन दोनों चीजों का मतलब क्या है, रिपीटिशन नॉट अलाउड या रिपीटिशन अलाउड, इनका मतलब क्या है। तो देखो अगर लिखा हुआ है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो मतलब है कि आप है ना, जैसे आप 4 लेटर वर्ड क्रिएट कर रहे हो इससे, रोज वर्ड के लेटर से, तो पहली प्लेस पे आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, आप रोज, मतलब रोज जो वर्ड है इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं, ई है ना आपका, फिर उसके बाद क्या आता है, ओ आर एस। तो पहले पे आपके पास 4 चॉइसेस हैं, आप ई ओ आर एस में से कोई भी पुट कर सकते हो। लेट से आपने ओ पुट कर दिया, लेकिन चॉइसेस तो 4 थी ना, और ओ पुट कर दिया तो आपके पास अगले पे कितनी चॉइस रह गई, 3। आपने सपोज आर पुट कर दिया, अब आपके पास उससे अगले पे कितनी चॉइस रह जाएंगी, 2। आपने सपोज ई पुट कर दिया, आखिरी पे कितनी चॉइस रह गई, 1। तो ये 4 × 3 × 2 × 1, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 24। 24 तरीके हो गए अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिपीटिशन अलाउड, इसका मतलब क्या है। तो देखिए रिपीटिशन अलाउड का मतलब ये है कि आप चाहो तो आप इसमें कोई ये तो है नहीं कि ये झंडा मतलब ऐसा कुछ है कि आपने इस्तेमाल कर लिया और आप अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रिपीटिशन इसमें अलाउड वाला केस आराम से एग्जिस्ट कर सकता है। पहली प्लेस पे सपोज आपने आर ओ एस में से कुछ भी आर यूज कर लिया, 4 तरीके। अब अगर कह रहे हैं कि रिपीटिशन अलाउड है तो अगली प्लेस पे 4 आ सकता है, हाँ आ सकता है, तो आर आ सकता है, हाँ आ सकता है। तो अगर आर आ सकता है तो उसका मतलब फिर से क्या हो जाएगा, 4 चॉइसेस। सपोज ई खर्च हो गया, ई यूज कर लिया यहाँ पर, तो आर यूज हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं हमने यूज क्या किया, ई यूज किया, चॉइसेस 4 तब भी रहेंगी। अब अगले पे क्या हो जाएगा, ई यूज कर लिया तो क्या ई खर्च हो गया, क्या खर्च नहीं हुआ है क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तीसरी प्लेस पे फिर से 4 चॉइसेस, चौथी पे फिर से 4 चॉइसेस तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4, जो कि आपका 256 होगा। तो आप देख सकते हो कितना फर्क है दोनों आंसर्स में। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 24 तरीके हैं, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो 256 वेज हैं।
तो ऐसे दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं, मतलब रिपीटिशन अलाउड एक अलग चीज़ है, रिपीटिशन नॉट अलाउड एक अलग चीज़ है, राइट। तो हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल था फॉर्मेशन ऑफ वर्ड का। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में क्या होगा, जैसे इसी एग्जाम्पल में आपको 4 लेटर की जगह 4 डिजिट दी जाती, तो उनसे कितने 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं वो बातें करते हैं। लेकिन पता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर ज़ीरो आ गया कि ज़ीरो भी आपका इंक्लूडेड है, 0 1 2 3 4 डिजिट दे दी और आपसे कहा कि 4 डिजिट नंबर बनाओ, तो ज़ीरो पहली प्लेस पे नहीं आ सकता है, ऐसे हमें सोचना पड़ेगा। ऑल्सो इसमें बड़ी वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन बनेंगे कि मान लो आपका जो नंबर आप क्रिएट कर रहे हो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए एंड सो ऑन। तो जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड है इसको हम आज की क्लास में बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड जो है इसमें जो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं वो तब बनेंगे जब हम परम्यूटेशंस का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट क्लास का पार्ट होगा। आज की क्लास में हमारा मेन फोकस रहेगा नंबर्स पे, कि नंबर्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं और उसमें किस किस तरह के सवाल होंगे कि कोई नंबर इससे डिविजिबल है, कोई गिवन नंबर जो है वो आपका 3 से डिविजिबल है, 3000 से बड़े कितने नंबर बन सकते हैं गिवन 5 डिजिट से। इस तरीके से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि ये मेंस का फेवरेट टॉपिक है। अगर आप देखें मेंस में काफ़ी सवाल पूछे गए सिर्फ इस एक टॉपिक से, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स से। इनफैक्ट जे एडवांस 2018 में और 2022 में भी, एडवांस के अंदर भी इन 2 टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स वाले टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो हम आज की क्लास में वो भी देखेंगे, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक रखते हैं, आप इसके बाद जैसे हम कंटिन्यू करते हैं बस 1 मिनट में। हेलो, तो वेलकम बैक। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो कुछ एग्जांपल्स। ऐसा रहेगा कि ना मैं आपको करवाऊंगा अभी, आप लोग जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं पढ़ने के पॉइंट से, लाइक सॉल्व करने के पॉइंट से, तो देखो आप लोग देख सकते हो ना इसमें स्लाइड्स बहुत सारी हैं, 33 स्लाइड्स हैं कुल मिलाकर, है ना। और अभी तो 30 स्लाइड पे हैं हम लोग। तो मेरा मकसद है कि हम लगभग 1.5 घंटे की क्लास के अंदर पूरा जो आज की क्लास का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर सकें, और हो जाएगा। लाइक इस क्लास के एंड तक मैं ये उम्मीद करूँगा और मुझे लगता है पूरा कि आप इस टॉपिक से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, ठीक है ना। तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ समझाने के पॉइंट से। पहले 1-2 बेसिक चीज़ देखते हैं कि ज़ीरो का कैसे रोल प्ले होता है, किसी नंबर से बड़े या छोटे रखने पे क्या होता है। तो मैं सीधे ही आपको इसमें एक तो बेसिक क्वेश्चन भी 1-2 देखेंगे, ठीक है, और उसके अलावा हम लोग फिर अच्छे क्वेश्चंस पहले करेंगे, उसके बाद मैं आपको भी करने को दूंगा। तो देखो, जैसे कि हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया कि ना अपने पास ये डिजिट दी हुई है 0 1 2 3 4 5, तो कितनी डिजिट है ये 6। तो इन 6 डिजिट से हमें ना 4 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, 4 डिजिट नंबर, ठीक है, और ग्रेटर देन लेट्स से 3000 एंड डिविजिबल बाय 5। तो देखो आप लोग, डिविजिबल बाय, लेट्स से मैं डिविजिबल बाय 3 ले रहा हूँ अभी। ऐसा इसलिए क्योंकि ना क्या है, 5 वाला तो एग्जाम्पल है तो वो भी हम करेंगे, तो 3 वाले एग्जाम्पल कम पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं 3 वाला लेके दिखा रहा हूँ आपको। तो 3000 से बड़े वो नंबर जो डिविजिबल बाय 3 है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड, ऐसा है। तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा। जैसे हम लोगों ने क्या किया, हम लोग क्या करते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 3, तो 3 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी होती है कि नंबर इवन नंबर पे एंड करना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट की 2 प्लेस पे जो नंबर हो वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी के नंबर 0 पे या 5 पे एंड होना चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी की इवन नंबर पे एंड हो और सम 3 से डिविजिबल हो।
7 की डिविजिबिलिटी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जैसे मान लो 343 7 का क्यूब है, तो 3 को कट करा लास्ट प्लेस को और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 34 जो बचा हुआ नंबर है उसे सब्ट्रैक्ट कर लिए, कितना आ गया 28, जो कि 7 का मल्टीपल है। 10 343 इज मल्टीपल ऑफ 7। सो दिस वे राउंड वी कैन सी द डिविजिबिलिटी ऑफ 7। 8 से डिविजिबल होने के लिए आखिरी की 3 प्लेस 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। 9 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये फंडा है। सो 11 की डिविजिबिलिटी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर भी हम एग्जाम्पल करेंगे। खैर इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड, 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 3000 और डिविजिबल बाय 3। तो ना 4 डिजिट आप ऐसी चूज करनी है जो 3 से डिविजिबल बनाए सम को। तो ना पता है आप 3 अगर चूज करते हो तो आपको 0 भी चूज करना पड़ेगा। 4 डिजिट का मतलब क्या होगा, वो पेयरिंग में होंगी। जैसे आप यहाँ पे ऐसा नोटिस कर सकते हो कि ना अगर आप मान लो लेते हो सपोज ऐसा 0 आपने लिया 1, तो 1 किसके साथ सम 3 से डिविजिबल बना सकता है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है डिजिट्स का। तो आप 1 को 2 बार नहीं ले सकते, तो आपको 1 के साथ या तो 2 लेना पड़ेगा या तो 1 के साथ 5 लेना पड़ेगा, वरना वो 3 से डिविजिबल सम नहीं बन पाएगा। तो सपोज हमने ले लिया 1, ठीक है, और हमने ले लिया लेट्स से 2, 1 और 2, ठीक है, 3 बन गया इसका सम। अब कोई जो और 2 डिजिट ले सकते हैं वो ऐसे होंगे आपके, जैसे कि देखो 4 5 0 3, और कोई पेयर जमेगा नहीं, तो मान लो हमने 0 और 3 ले लिया। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी कि 1 2 4 5 ले लिया। तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई कि हमने 0 3 4 5 ले लिया, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटी है, समझना क्यों। 1 2 का पेयर है ना। मान लो मैं कहता, आप में से कोई कहे कि सर अगर हम 1 5, हाँ ऐसे एक और चीज़ भी है 1 5 0 3, है ना। ऐसे ही आप इसमें एक और पेयर देख सकते हो कि 2 4 0 3, ऐसा पेयर भी बन सकता है, वो रिपीट नहीं हुआ है। तो हाँ थोड़ा मसला तो है। मसला ये है कि आपको सारी पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबल चीज़ें इसमें सोचनी पड़ेंगी। तो इसलिए ना सवालों की एक फहरिस्त जो होती है वो थोड़ी सी ऐसे सुलझी हुई होनी चाहिए। मतलब हम हर तरह का सवाल नहीं बना सकते। तो मैंने भी रैंडमली क्वेश्चन क्रिएट किया है। एग्जाम के अंदर एक सर्टेन लेवल तक ही पूछ सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी बातें आ रही। डिविजिबिलिटी 3 में ये पंगा है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होगा, तो आप सोच सकते हो बहुत कुछ। फिर अब क्या है, नंबर 3000 से बड़ा होना चाहिए, तो पहली प्लेस पे 3 आ सकता है, ठीक है। पहली प्लेस पे 2 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता है, लेकिन 3 तो आ सकता है। तो आपको हर एग्जाम्पल में वो चीज़ भी लेके चलनी पड़ेगी जो आप सारे केसेस लेके चल रहे हो, कि फर्स्ट प्लेस पे 3 4 या 5 ही आ सकता है। ऐसे इन सब केसेस से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है, सिर्फ मैंने अभी इसको सॉल्व भी नहीं किया है। मैं इससे अच्छा ये समझता हूँ कि हम लोग PYQs लेके चलते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, और उसके अंदर ही हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि इसके PYQs बहुत हैं हमारे। मैं आपको सिर्फ अभी 2023 के मेनली क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो भी इतने पूछे हुए हैं कि अपना उसी में करने में समय चले आएगा। तो उसके थ्रू समझते हैं कैसे सवाल पूछे हुए हैं, और फिर आप कर पा रहे हो कि नहीं ये भी आप लोग जज करना, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ये तो मैंने आपको उसमें रोज जैसा क्वेश्चन करवाई दिया है, ठीक है। ये आपका 2019 का सवाल है। ऐसे ही एक देखो 2000, ये रहा आपका, हाँ डिविजिबल बाय 3 पे है। और एक मिनट, डिविजिबल बाय, हाँ देखो आप लोग ये क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 that can be formed using the digits 3 5 6 7 8 without repetition। तो देखो पहली प्लेस पे इसका मतलब 3, ये तो 2015 का है, बल्कि एक और सवाल जो थिंक, हाँ ये आप देखो 2023 का। मैं इसको करवाना ज़्यादा सही समझता हूँ, इसको देखते हैं हम लोग। तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन 7000, ठीक है, और हम लोग 3 5 6 7 8 डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ना पहली प्लेस पे आप 3 5 या 6 इनमें से कुछ नहीं रख सकते हो। यहाँ तो 7 रखोगे, यहाँ तो 8 रखोगे। तो पहली प्लेस पे अपने पास कितनी चॉइसेस हैं, 2। रिपीटिशन क्योंकि अलाउड नहीं है, तो 7 या 8 में से कोई भी एक चीज़ जो खर्च हो गई वो फिर से नहीं आ सकती। तो 3 5 6 7 8, लेट से इसमें से 7 खर्च हो गया, तो अगली प्लेस पे कितनी चॉइस रह गई अपने पास, 4। फिर उससे अगले पे कितनी चॉइस हो जाएंगी, मान लो अपना जो है 8 खर्च हो गया, 3 चॉइसेस।
ठीक है। फिर मान लो अपना 3 खर्च हो गया, तो कितनी चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 5 और 6। तो पहले पे 2 ही चॉइसेस 7 या 8, उनमें से कोई एक खर्च हो गया, फिर 4 रह गए, फिर 3, फिर 2, ऐसे घटते हुए। तो ये 2 इंटू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 हुआ 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48। और ये आंसर भी है, लेकिन ये गलत आंसर है। क्यों क्या गलती हो गई? नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3, 5, 6, 7, 8। कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको 4 डिजिट नंबर ही क्रिएट करना है। 5 डिजिट से 5 डिजिट नंबर भी बन सकता है। जिसने ये चीज़ नहीं सोची वो ये मार्क करके आएगा और आंसर गलत करवा लेगा। इससे हमें एक सबक ये भी मिलता है कि इसमें आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना चाहिए। आप अगर जल्दबाजी में गए तो आप गलती कर दोगे। और देखो ऐसे ऑप्शंस होते भी हैं, वो जानबूझ के रखते हैं ऐसा। तो आप 5 डिजिट नंबर भी तो देखो कितने बन सकते हैं। और यहाँ समझदारी ये रखनी कि हर 5 डिजिट नंबर 7000 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ तो पहली प्लेस पे 5 चॉइसेस, और क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 5, 4, 3, 2, 1। इसे कैलकुलेट करोगे 120 आ जाएगा। अगेन ये भी आंसर मार्क नहीं करना है जल्दबाजी में। 120 प्लस 48 दैट इज 168, दैट विल बी द आंसर। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है, तभी आपकी कोई गलती नहीं होगी, राइट। सो दिस वॉज फ्रॉम 2023, इसलिए मैंने अभी इसके क्लास में डिस्कस किया, ठीक है ना। बट 2-3-4 क्वेश्चन और करते हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद आप लोग 1-2 क्वेश्चन पॉज करके खुद से ट्राई करना। ये एक, हाँ देखो, मल्टीपल ऑफ 6, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पर हालांकि 2022 का है, मेरा तो अभी उद्देश्य है आपको 2023 के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि 2022 के हम कर नहीं सकते, 2022 के भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फोकस ये है कि 2023 की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें। देखो ये अच्छा आ गया, रिपीटिशन भी अलाउड है और 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, तो अच्छी बात हो गई। हमें डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात करनी ही थी। अब आप देखो 3 डिजिट नंबर बनाने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स भी अलाउड है ना। एक पता है बहुत अच्छी बात क्या, कि 3 डिजिट अगर सेम, अगर मैं एक डिजिट को रिपीट करना चाहूँ, मतलब 1 को रिपीट करूँ, 3 को करूँ, 3 को तो 3 का मल्टीपल बनेगा ही बनेगा। पर कोई भी डिजिट अगर 3 बार रिपीट करूँगा तो वो तो 3 का मल्टीपल हो गई। भाई 1 को 3 बार रिपीट किया 3 इंटू 1, 5 को 3 बार रिपीट किया 3 इंटू 5। तो यानी एक बात तो पक्की है कि अगर सेम डिजिट आ रही है, मतलब जैसे 1 3 बार आ जाए, 3 3 बार आ जाए, 5 5 बार आ जाए, 5 3 बार आ जाए, 8 3 बार आ जाए, तो वो तो पक्का 3 से डिविजिबल होगा। इन्होंने रिपीटिशन अलाउ कर दिया तो उससे बहुत हेल्प हो गई हमारी। तो एक तो ऐसे नंबर होंगे ऑल 3 डिजिट्स सेम, ऑल 3 डिजिट्स सेम, ऐसे वाले तो सारे ही केस हो जाएंगे, है ना। लेट्स कैलकुलेट डेट, हु नोज कि वही अपना आंसर 22 आ जाए। एग्जाम में तो हमें ऐसे ही करना होगा। तो 1 3 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है, 8 3 बार आ रहा है, कितने, मतलब अगर तीनों डिजिट सेम होंगी तो उसमें क्या हो सकता है। तो वो तो ये बात हो गई ना कि तीनों डिजिट अगर सेम है, मतलब पहली प्लेस पे 1 है, 1 1 1 1 3 3 3 5 5 5 8 8 8, ऐसे तो 4 ही नंबर हुए ना, तो यहाँ से तो 4 ही आएगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी वैल्यू तो नहीं आई, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए कि हम 3 ऐसे नंबर चूज करें जिनका सम 3 का मल्टीपल हो रहा हो। तो ना अगर मैं 3 चूज कर रहा हूँ तो अगर मैं मान लो 3 चूज कर रहा हूँ तो बाकी बची 2 का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर मैंने 1 3 चूज किया है तो 1 और 5 ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, और अगर मैंने 1 3 चूज किया है तो बचा हुआ 1 और 8 होना चाहिए। मैं 3 5 और 8 ये चूज नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, 3 के अलावा अगर हम 3 चूज नहीं कर रहे तो बाकी बचे हुए तीनों का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा होने के लिए मतलब ये मुमकिन ही नहीं है। 3 की जो फॉर्म में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखे नंबर्स को, तो 3 के प्लस 1 3 के प्लस 2 होता है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है। किसी भी नंबर को ना आप किसी दूसरे नंबर के टर्म में लिख सकते हो, तो 3 के टर्म में आप 3 ऐसे नंबर लिख सकते हो। तो 3 नंबर का सम अगर 3 का मल्टीपल है, वो तीनों अलग अलग भांति के हैं, प्रकार मतलब अलग तरह के हैं, तो तीनों अलग तरह के नंबर हमारे पास होने चाहिए। जैसे कि ये देखो 3 है, ये हो गया 3 का मल्टीपल। 1 हो गया 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 बचता है। 5 हो गया 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 बचता है, इसलिए इनमें कहानी बैठ गई। ऐसे ही 8 है, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 बचता है, 1 3, इसलिए इसका सम बन गया। यहाँ तो पॉसिबिलिटी और बनी नहीं।
अब है ना, अब देखो हम 3 को 2 बार रिपीट करने वाला केस भी नहीं ले सकते। क्या ऐसे वाले केस एग्जिस्ट कर सकते हैं कि 3 को 2 बार रिपीट कर दिया और तीसरा कोई डिस्टिंक्ट हो? नहीं, क्योंकि और कोई 3 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं, पक्की बात है। और क्या हो सकता है फिर? मान लो मैंने 1 को 2 बार रिपीट किया, अब है ना सिंगल 3 के साथ, तो सिंगल 3 के साथ 2 का रिपीटिशन से कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं सिंगल 3 ले रहा हूं तो देखो डबल 3 तो मतलब ही नहीं है, ट्रिपल 3 वाला केस हो चुका है। सिंगल 3 में क्या ऐसा हो सकता है कोई और डिजिट 2 बार रिपीट हो जाए? क्योंकि कोई और डिजिट 2 बार रिपीट होकर 3 का मल्टीपल नहीं बनने वाली, तो वो चांस भी गए। तो अब 3 और नहीं आ सकता है। अब अगर होगा तो क्या होगा कि इनमें से कोई 2 बार रिपीट कर जाए, 3 को आप काट दो, मतलब 3 का आप यूज खत्म। अब 1 5 8 तीनों एक साथ नहीं आने वाले, तो अब ऐसा हो सकता है कि 1 1 5 पर कुछ नहीं बनेगा, 1 1 8 भी कुछ नहीं बनेगा, पेयर हो रहे हैं वो। अब यहाँ पे इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि 5 5 8 या 8 8 5 ऐसा कुछ है। तो हम देख पा रहे हैं हाँ 5 5 8 से काम हो रहा है और 8 8 5 उससे भी काम हो रहा है। अब हमें देखना है कितने नंबर बनेंगे। तो ना ये चीज़ थोड़ी आपने भी पढ़ी नहीं, हालांकि ये मैंने टॉपिक यहाँ पे उठा दिया है। 3 1 5 वाला तो आप समझ सकते हो कि पहले पे 3 चॉइस, फिर 2 चॉइस, फिर 1 चॉइस। तो इससे तो बन जाएंगे आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 6। समझ रहे हो ना आप लोग? पहले पे 3 चॉइस, 3 1 5 में से कोई भी एक चूज कर लिया। फिर जैसे देखो 3 1 5 में क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला जो केस है, पहली प्लेस पे 3 1 5 में से कोई भी एक आ गया तो 3 चॉइस। दूसरे पे मान लो 3 खर्च हो गया अपना, अपने पास अब 1 या 5 रह गया तो दूसरे पे 2 चॉइसेस। मान लो 5 खर्च हो गया तो आखिरी पे 1 चॉइस। तो यहाँ से आ गया 6 वेज। थर्ड वाला जो होगा उसमें भी सेम चीज़ होगी, उसमें भी 6 वेज आ जाएगा। 6 6 12 प्लस 4 16। तो यहाँ तक 16 तो आ ही चुका है। अगेन किसी ऑप्शन में 16 नहीं है, 16 से काफ़ी बड़े मतलब 16 से बड़े आंसर्स है। तो ये 5 5 8 और 8 8 5 वाले में कितने वेज बन रहे होंगे? तो वैसे अभी आपने फंडा पढ़ा नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है। देखो 5 5 8 या 8 8 5 में 2 डिजिट रिपीट कर रही हैं, तो 5 5 8 से कितने नंबर बनेंगे? आपको एक 5 यूज करना है, एक 5 और एक 8। तो ना आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि पहली प्लेस पे ये तो नहीं कह सकते कि 3 चॉइसेस हैं। 2 चॉइसेस वाली बात भी कहना गलत है। तो ये एक थोड़ा सा फंडा मैं अभी इस क्वेश्चन में जो यूज़ कर रहा हूँ उसको आप ऐसे समझो कि ना हम लोग मान लेंगे 5 अलग है, इसको 5 ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, मतलब अलग अलग 5 मान लो। तो तब तो अपने पास क्या आंसर हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन ना क्योंकि दोनों सेम है तो इनकी रिलेटिव अरेंजमेंट कुछ नहीं होगी, मतलब इनकी आपस में कोई अरेंजमेंट नहीं होगी। अभी अरेंजमेंट एक्चुअली वही अरेंजमेंट भी हम नहीं समझ सकते। तो ये सवाल मैंने यूज़ किया, इस्तेमाल किया था आपको ये समझाने के लिए, बस में इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो नीचे ना एक्चुअली एक फंडा ये होता है कि नीचे आप 2 से और डिवाइड करोगे क्योंकि दोनों सेम है। क्यों होता है इसको हम अरेंजमेंट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ऐसे कट के 3 वेज आ जाएंगे, वरना पता क्या है सबसे अच्छी बात, आप लिख के देख लो 5 5 8 है ना, 5 8 5 फिर 8 5 5, 3 ही तो आए। ऐसे ही यहाँ भी कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 3 और 3 6, तो 16 और 6 22। तो इसका आंसर 22 हो गया। मेरा मेन मुद्दा आपको इसमें दिखाने का था कि 3 से डिविजिबिलिटी के लिए 3 का सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये हमने 2023 का एक और सवाल कर लिया। अभी हम लोग रिपीटिशन की बात और करते हैं एक बार, ठीक है ना। जैसे ये सवाल देखो आप लोग, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2021 का ज़रूर है लेकिन ये सवाल क्लास में करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग देखिए सब कैसे करेंगे इसमें। अ नंबर इज कॉल्ड पैलिंड्रोम इफ इट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड। 2 8 5 5 8 2 ऐसे है ना, आप जा रहे हो ऐसे तो इधर से भी सेम पढ़ सकते हो। तो ये 6 डिजिट का एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो ऐसे नंबर ऑफ 6 डिजिट पैलिंड्रोम्स बताने हैं जो 55 से डिविजिबल हो। अब आपको एक बात बताऊं, कोई भी आप 6 डिजिट का पैलिंड्रोम उठाओ वो 11 से डिविजिबल होगा ही। ऐसा क्यों? देखो अगर हम जनरल फॉर्म लिखे पैलिंड्रोम की 6 डिजिट की तो होगी ABCCBA, है ना। मैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं, मैंने ऐसे बस लिख दिया है इसको। 11 की डिविजिबिलिटी ये थी कि इवन प्लेसेस पर और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनके सम का डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीपल होगा। ऑड प्लेसेस पे क्या क्या है, A C और B। ऑड प्लेसेस पे है A C और B
और इवन प्लेसेस पर है बी, सी और ए। तो ये जो सम का डिफरेंस है ये या तो ज़ीरो होना चाहिए, अब बस ज़ीरो ही तो है। तो अगर ज़ीरो है तो यानी कि 11 का मल्टीपल है, यानी कि हर 6 डिजिट पैलिंड्रोम 11 का मल्टीपल होगा। हर 6 डिजिट नंबर पैलिंड्रोम, हर 6 डिजिट पैलिंड्रोम 11 का मल्टीपल है। 55 का अगर मल्टीपल है तो 5 एंड 11 दोनों का मल्टीपल होना जरूरी है। तो 11 का तो हो ही गया। 5 के मल्टीपल के लिए देखो क्या होगा, अगर कोई नंबर 5 का मल्टीपल है तो वो 0 पे एंड करना चाहिए, 5 पे एंड करना चाहिए। पंगा ये है, अगर वो 0 पे एंड किया तो वो 0 से शुरू भी होगा। बट क्या कोई 6 डिजिट नंबर हम 0 से शुरू करा सकते हैं? नहीं। कोई नंबर ऐसा हो सकता है 0 बी सी सी बी 0, ये 6 डिजिट नंबर ही नहीं है, ये नंबर 5 डिजिट नंबर है और पैलिंड्रोम ही नहीं रहा। ये कोई पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता जो 0 पे एंड कर जाए। 6 डिजिट पैलिंड्रोम नहीं होगा, वो 5 डिजिट भी नहीं बन पाएगा, वो बन ही नहीं पाएगा पैलिंड्रोम। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो पैलिंड्रोम होगा वो एंड करेगा 5 पर और शुरुआत भी करेगा 5 से। 5 पे ही एंड, 5 पे ही शुरू। अब बस कहानी ये है, 5 की डिविजिबिलिटी भी इंश्योर हो गई। अब बस कहानी ये है कि ये 4 डिजिट कैसे फिल करें। बच्चों आप लोग यहां पर एक चीज नोटिस ये कर सकते हो कि 0, ये सबके लिए है वीडियो, तो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो कोई और भी देख रहा हो तो प्लीज़ डोंट माइंड, ये मेरा बच्चों बोलने की आदत है क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है मेनली। तो यहाँ पर ये 5 पे शुरू हो रहा है, 5 पे एंड हो रहा है और 4 अलग अलग प्लेसेस है इसके अंदर। इसको कैसे फिल करेंगे? तो आप लोग ये देखो कि अब 0 आ सकता है, हाँ आ सकता है, 5 आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ नहीं कहा है कि नंबर यूज़ हो चुका है फिर से यूज़ नहीं कर सकते। तो ना अब आप लोग ये चीज़ नोटिस करो कि 5 के बाद जो ये अगली प्लेस है इसको आप कितने वेज में फिल कर सकते हो? 10 वेज में। 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट इसमें इनपुट कर दो। अभी बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनना, ये पैलिंड्रोम है, इस प्रॉपर्टी को भी एग्जिबिट करना है। मान लीजिए यहाँ पर 4 डाल दिया तो यहाँ मैं कुछ और नहीं डाल सकता, यहाँ मुझे 4 ही डालना पड़ेगा, यहाँ 4 ही फिल करना पड़ेगा। यानी कि इसमें ज़रूर 10 चॉइसेस हैं लेकिन इसमें कोई भी ऐसा नहीं कुछ भी 10 डाल दोगे, कोई भी 10 में से डाल सकते, नहीं नहीं नहीं, जो आपने दूसरी प्लेस पे इनपुट किया आपको सेकंड लास्ट पे वही पुट करना पड़ेगा, यानी ये फिक्स हो गया इसकी वजह से। सिमिलरली थर्ड प्लेस पे मान लीजिए मैंने डाला 2 फिल कर दिया था, 2 फिल कर दिया, 2 फिल किया, चॉइसेस तो 10 ही होंगी, 2 फिल कर दिया, तो मैंने तो थर्ड लास्ट प्लेस है उस पर भी 2 ही फिल कर दिया, तो वो तो फिक्स हो गया, उसका एक ही वे हो गया। वहां ये नहीं कह सकते कि वहां 10 वे हैं, या तो आप इसको 10 वे बोलो, इसको 1 वे बोलो, इसको 10 वे बोलो, इसको 1 वे बोलो, ये डिपेंडेंट है। अगर सेकंड प्लेस पे 10 चॉइसेस हैं तो सेकंड लास्ट पे 10 नहीं होंगी चॉइसेस। जो सेकंड प्लेस में डाल दिया वही सेकंड लास्ट में डालोगे, जो थर्ड में डाल दिया वही थर्ड लास्ट में डालोगे, तो फिक्स हो रहा है वहां पर। 5 यहां पे नंबर जरूर था, यहां पे चॉइसेस कितनी होंगी? चॉइसेस होगी 1। ऐसे ही लास्ट वाले 5 में भी चॉइसेस कितनी होगी? 1। सारी चॉइसेस को मल्टीप्लाई करो क्योंकि पूरे का कंप्लीट होना ही इवेंट का होना होगा, सबको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 100। सो देयर विल बी 100 वेज टू डू सो। ऐसे 100 अलग अलग 6 डिजिट के पैलिंड्रोम होंगे जो 55 से डिविजिबल होंगे, 5 पे एंड करने वाले होंगे और 11 से डिविजिबल तो होंगे ही। तो ये इसमें कंसेप्ट लगाना था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एडवांस का क्वेश्चन और दिखाता हूँ। और हाँ देखिए, जैसे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये मैं क्यों करवाना चाह रहा हूँ। आप है ना, अगर मतलब 0 जो है, अगर मैं बात करता हूँ 5 डिजिट नंबर की, तो 0 से शुरू नहीं हो सकता, मैं इसको 5 डिजिट नंबर नहीं बोल सकता हूँ। 0 1 2 3 4 को, दिस इज नॉट अ 5 डिजिट नंबर, दिस इज अ 4 डिजिट नंबर। लेकिन ना टेलीफोन नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू हो सकते हैं, मतलब मैं 0 1 2 3 4 को एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बोल सकता हूँ। ये थोड़ा सा पंगा है, ये हमें दिमाग में लगा के चलना पड़ेगा इस बात को। टेलीफोन नंबर्स में 0 से शुरू होने वाली चीज़ को हम काउंट करते हैं, मतलब उसको 0 को काउंट करते हैं फर्स्ट डिजिट के अंदर भी, क्योंकि वहाँ पे 0 का एक टेक्निकल रीज़न होता है, ठीक है ना।
तो अब आप लोग देखो इसमें क्या होगा क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और बहुत आराम से किसी भी एग्जाम में आ सकता है। मतलब अगर ये मेंस में ना आए, एडवांस में तो चलो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये आपका स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कम से कम एक डिजिट तो उनकी रिपीट हो रही है, कम से कम एक डिजिट तो उनकी रिपीट हो रही है। पता है इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं? जब एटलीस्ट वर्ड लगता है ना, तो आप ऐसे सोचा करो क्या नहीं हो रहा है। एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीट का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा? मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही हो, नन ऑफ द डिजिट रिपीट्स। देखिए मतलब क्या है, 5 डिजिट के टोटल वेज बनाओ, उसमें एक तो वो केस होगा जब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, पांचों की पांचों डिस्टिंक्ट है। उसके अलावा क्या होगा, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, एक ऐसा एग्जांपल हो गया कि 5 में से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं की। उसके अलावा कैसे एग्जांपल होंगे? 1 1 2 3 4, 1 रिपीट कर गए 2 बार, 1 1 2 2 3, 1 और 2 2 बार रिपीट कर गए, 1 1 1 2 3, 1 3 बार रिपीट कर गया। तो आप पॉइंट समझ रहे हो? टोटल वेज में सिर्फ ऐसे तो कुछ ही एग्जांपल होंगे कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही, उसके अलावा जितने भी होंगे उसमें कम से कम एक डिजिट रिपीट कर रही होगी। तो टोटल वेज में एक तो वो वाले केस होंगे कि एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट, ठीक है, प्लस एक वो वाले केसेस होंगे कि नन ऑफ द डिजिट रिपीट्स। तो आप देखो कि जो ये वाला केस है, एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीट वाला, ये फाइंड करना डिफिकल्ट है। हम लोग टोटल वेज फाइंड कर सकते हैं और नन ऑफ द डिजिट रिपीट वाला केस फाइंड कर सकते हैं। टोटल वेज तो बहुत सिंपल है। टोटल वेज का मतलब हो गया सारी पॉसिबिलिटी, डिजिट रिपीट कर रही है उस पॉसिबिलिटी को भी इंक्लूड करेंगे। तो टोटल वेज में पता है क्या आएगा? 5 डिजिट का नंबर है और यहां पे जीरो से भी नंबर शुरू हो सकता है। अगर ऐसा है तो पहली प्लेस पर चॉइसेस 9 नहीं 10 हो जाएंगी। पहली प्लेस पे 0 भी आ सकता है, 1 2 3 से लेकर 9 तक सभी पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। तो पहली प्लेस पे 10 तरीके हो जाएंगे। अब क्योंकि अगर रिपीटिशन अलाउड है तो दूसरी प्लेस पे भी 10 तरीके, तीसरे पे भी 10, चौथे पे भी 10, पांचवे पे भी 10। तो हर बार 10-10 तरीके पॉसिबल होंगे। तो टोटल वेज हो जाएगा 10 की पावर 5। आपका 10 में से कोई भी डिजिट आ सकती है, पहली प्लेस पे भी, दूसरी पे भी, तीसरी पे भी, चौथी पे भी, पांचवी पे भी, क्योंकि यहां पे वाली बात नहीं हो रही, यहां पे टोटल वेज की बात हो रही है। जो दूसरे वाला केस ये होगा, मतलब देखो एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट, प्लस में जो है नन ऑफ द डिजिट रिपीट, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही हो, तब क्या होगा? तो उस केस में जब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, हम उस केस को काउंट करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? पहली प्लेस पे 10 चॉइसेस हैं, आप 0 से लेकर 9 तक कुछ भी पुट कर सकते हो। जैसे ही आपने जो भी चीज़ डाली, आप अगली बार उसको रिपीट नहीं कर सकते, तो अगले में 9 तरीके हो जाएंगे। पहले में 10 तरीके, अगले में 9, फिर उससे अगले में 8, फिर 7, फिर 6, इस तरीके से। समझ रहे हो? पहले में 10 चॉइसेस हैं पर कोई एक आ गया तो अब अगले में नहीं डाल सकते। दूसरे में 9 चॉइसेस हैं पर कोई एक आ गया तो अब अगले में नहीं डाल सकते। तो ऐसे घटते जाएंगे। यही जो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में देख भी रहे थे। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ना, बल्कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं 7, देखो 6 इंटू 7 हुआ 42, 42 इंटू 8 हुआ आपका 336, 336 इंटू 9 हुआ आपका 336 इंटू 9। अब हम कैलकुलेशंस, पता है हम बिना ऑप्शंस के थ्रू भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। मैं ऐसा बताता हूँ क्यों। देखो ये आपका बनेगा कुछ 10 है ना, इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, सॉरी 76 नहीं, 7 इंटू 6। हम ऑप्शन से भी ना कैलकुलेशन कर सकते हैं। आंसर जो होगा वो होगा 10 की पावर 5, मतलब 10 बाहर निकाल लो, 10 की पावर 4 माइनस 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6,
ये अपना आंसर है। तो 0 पे एंड करना चाहिए। अब तो सारे ऑप्शन हैं ऐसे। 10 की पावर 4 में से कुछ घटा रहे हैं, तो बी तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो घटा रहे हैं वो मतलब वो जो है वो 1000 नहीं है, इट्स नॉट जस्ट 1000, दिस इज 72 इंटू 42, राइट, 72 इंटू 42, तकरीबन तकरीबन 3000 के आसपास की क्वांटिटी घटा रहे हैं। 70 इंटू 40 ही होता तो यह 2800 हो जाता, 2800, एंड दैट वे इट विल बी 7200। तो जो घटा रहे हैं वो है 72 इंटू 42, है ना। जो उसमें से घटा रहे हैं वो 28, मतलब वो 30 के आसपास कुछ जा रहा होगा, 30 समथिंग वाली क्वांटिटी इसमें से घटा रहे हैं। तो ये 70 के अराउंड जा रहा होगा या 7000 के अराउंड जा रहा होगा, इंटू 10 और 70,000 के आसपास आना चाहिए। डी ऑप्शन हो गया। कैलकुलेशन ऐसे ही करनी चाहिए। आप एग्जाम में आप बैठ के कैलकुलेट करने लगोगे तो हो गया काम, फिर तो ज़रूरत नहीं है। वैसे यस, जस्ट टू टेल यू, इसमें कैलकुलेशन करने का बड़ा सिंपल तरीका है। 72 और 42 के जो मिड पॉइंट है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो है 57। मतलब इसको आप लिख सकते हो 72 को 57 प्लस 15, और 42 को लिख सकते हो 57 माइनस 15। हालांकि यहाँ पे बहुत बढ़िया नहीं बैठेगा, बट दिस इज इक्वल टू 57 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब कहने को उसको भी आप आसान कर सकते हो। 57 जो है वो है 3 इंटू 19, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 19 का स्क्वायर होगा 381, तो 9 इंटू 381 माइनस 225। इट्स नॉट दैट ईजी। मैं मान सकता हूँ आप लोगों को लग भी रहा होगा कि सर इसमें तो और भी अच्छी खासी कैलकुलेशन है, 9 इसमें से भी बाहर निकाल सकते हो, 381 माइनस 25। बट मतलब एक जस्ट दिस अ वे ऑफ डूइंग कि आप ऐसे काम थोड़ा कर सकते हो, ठीक है ना। कई बार वर्बली कैलकुलेशन करने के लिए ऐसे बड़ी हेल्प मिल जाती है। कई बार नहीं भी हो पाता, लेकिन कई बार ऐसे हेल्प मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे तो उतना नहीं है। तो ये एक सवाल बड़ा अच्छा था, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया, ठीक है। आप लोग देखो, एक एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करो, ठीक है ना। 1 मिनट हम लोग पॉज करते हैं, आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर उसके बाद हम लोग रिज्यूम करते हैं। आप लोग भी चाहो तो पॉज कर लेना रिकॉर्डिंग को यहाँ पर। हेलो, सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा ट्राई, ठीक है। तो देखो इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है और एक मल्टीपल ऑफ 6 है। तो मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब हो गया कि नंबर शुड एंड ऑन 2 और 6। क्यों? क्योंकि 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर है, तो 2 पे या 6 पे एंड करना चाहिए। एक तो ये बात, और दूसरी बात, इसका जो सम होना चाहिए, जो भी हम 5 डिजिट चूज करेंगे इन 6 में से, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जो सम होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और देखो 2 और 6 को तो चूज करना ही करना है, वो तो फिक्स है। 2 या 6 में से किसी एक को चूज तो करना ही करना है। तो ना अपना काम आसान हो गया। लेट्स से हम वाला एग्जांपल लेते हैं कि जब हम 2 को चूज कर रहे हैं, तो 2 है। अब 2 के अलावा हमें ना 4 डिजिट और चूज करनी है, मतलब 1, 3, 5, 6, 7 में से 4 डिजिट और चूज करनी है। और क्योंकि 2 है यहाँ पर, तो उन चारों का जो सम होना चाहिए 2 को मिलाकर, मतलब उन 4 को और 2 को मिला दें तो 3 का सम होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ना अब यहाँ पे देखो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि ऐसे पॉसिबिलिटीज कैसे कैसे बन सकती हैं। तो 2 फिक्स कर दिया। अब 2 को काउंटर करने के लिए जैसे 7 पिक कर लिया मैंने, है ना। 2 को काउंटर करने के लिए तो हम 1 पिक करें 7, तो 1 या 7 में से कोई एक। तो मान लो पहले 1 को पिक किया, तो 2 और 1 हो गए, 2 ये हो गए। अब 3 डिजिट और चूज करनी है, और क्योंकि 2 और 1 3 का मल्टीपल है, तो जो और हम 3 चूज करें उनका सम भी आपका। लेकिन पता क्या, ये सोचना थोड़ा इट विल मेक थिंग्स डिफिकल्ट। और ज़्यादा अच्छा पता क्या है, पहले हम वाला केस लें जब 6 पे नंबर एंड करेगा, मतलब 6 तो होना ही होना चाहिए, तो 6 लास्ट प्लेस पर है।
तो 6 कट गया, तो अपने पास 1 3 5 7 2 में से इनमें से कोई 4 चूज़ करने हैं और उन चारों का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 6 तो यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। तो इनमें से अब 4 चूज़ करो जिनका सम 3 का मल्टीपल हो। तो अगर हम 3 चूज़ कर रहे हैं तो अब जो बाकी बचे हुए 3 हैं उनका सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने 2 लिया, अब इसमें पंगा देखो क्या है, 2 लिया या 7 लिया, तो हम 1 में और 5 में से कुछ भी नहीं ले सकते। 2 लिया और 5 लिया, 1 लिया, उससे भी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 1 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी बनी नहीं पाएगी। 5 7 1 उससे भी नहीं बन पाएगी। तो उसका मतलब हम 3 नहीं ले सकते। अगर हम 3 लिया हमने तो पंगा हो जाएगा, हमारे पास और कोई पैटर्न नहीं रहेगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम 1 2 5 और 7 ये लें। तो 1 2 5 7 और 6, तब ये नंबर 3 का मल्टीपल बनेगा। ठीक है, 6 फिक्स हो गया था इसलिए हमने ऐसा किया। तो एक तो ऐसे नंबर बन जाएंगे जो 6 पे एंड हो रहा है और 1 2 5 7 उसमें आ रहा है। ये तो 6 वाले फिक्स 6 वाले हो गए। ठीक है, तो अब इसमें 6 को तो फिक्स कर दिया और बाकी बचे हुए 4, तो वो अपना 24 ऐसे नंबर हो गए। 4 वो 24 कैसे देखो, 6 को तो फिक्स कर दिया, पहली प्लेस पे अब 4 चॉइसेस, 1 2 5 7 में से कुछ भी आ जाए, फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो 24 तो वो नंबर बन गए। ठीक है, फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है कि मान लो हमने ना इसी में एक और लिस्ट भी देख लेते हैं कि हमने नंबर को 2 पे फिक्स कर दिया, 2 एंडिंग प्लेस पे फिक्स कर दिया। ठीक है, 2 एंडिंग प्लेस पे फिक्स कर दिया और अपने पास अब रह गए 1 2 7 और 6, 1 2 7 6, तो यहाँ से भी कितने आ जाएंगे, 24 नंबर। 6 वाली तो पूरी लिस्ट हो गई थी, 6 वाली तो एक ही एग्जाम्पल था। अब बस हमें देखना है कि 2 वाला कोई और एग्जाम्पल होगा, 2 वाला कोई और एग्जाम्पल होगा। जैसे 2 वाला एक और एग्जाम्पल, ये तो ये हो गया, तो 48 तो अपना आंसर है, मतलब 48 से ऊपर आंसर हो सकता है, वो हमें चेक करना है। क्या ऐसा और कोई केस हो सकता है कि नंबर 2 पे एंड कर जाए और जो बाकी बचे हुए आपके 4 डिजिट्स हों। 1 5 7 6 वाला एग्जाम्पल तो हो गया, क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल साफ साफ देखोगे आप, हो सकती है। देखो, जो काम 1 5 7 6 कर रहा था, वही काम आप क्या करो ना, 1 5 7 3 भी वही काम कर देगा। आपने कुल मिला के पूरे सम से बस 3 घटाया होगा, 6 की जगह 3। आप देखो आप कोई और चीज़ को अगर हटा के 3 रखोगे तो वो हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब कि आपने 5 की जगह 3 रखा तो आपने 2 कम कर दिया, 3 का मल्टीपल नहीं रहेगा। 7 की जगह 3 रखा आपने 4 कम कर दिया, 3 का मल्टीपल नहीं रहेगा। 1 की जगह 3 रख दिया आपने 2 बढ़ा दिए, 3 का मल्टीपल नहीं रहेगा पूरा सम। 6 की जगह 3 रखा तो आपने पूरे सम से 3 ही कम किया है, तो 3 के एक मल्टीपल से पीछे गए हो, तो वो चल सकता है। तो यहाँ से और 24 केस आ जाएंगे, तो 24 24 24 72 टोटल वेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सोचा मतलब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की, अगर हम 2 पे एंड करके पहले सोचते तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता वैसे सोचना। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा ये रहा कि हमने 6 पे एंड करने वाले नंबर्स पहले फाइंड कर लिए। वहाँ से अपने पास 1 2 5 7 वाला एक ही एग्जाम्पल आया, उसी एग्जाम्पल में 2 पे एंड करने वाला भी आ गया। फिर वहाँ से हमने सोचा कि और क्या चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ से अपने पास 1 5 7 3 वाला एग्जाम्पल आया। तो स्टेप बाय स्टेप गए, लेकिन पहले 6 पे एंड करने वाले नंबर्स फाइंड किए। तो ऐसे ना स्टार्ट में हमें किसी ऐसे एग्जाम्पल से करना चाहिए जो अपने लिए थोड़ा आसान हो। कई बार उसी से पूरी राह निकल जाती है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें एक दो और अच्छे एग्जाम्पल्स देखते हैं, और फिर मैं इसी कंसेप्ट को लेके आपको एक दो इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात भी करवाऊंगा। बल्कि अभी हम पहले वो देख ही सकते हैं। तो एक बड़ा एक अच्छा ना क्वेश्चन है, जैसे आप लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हुए। तो ऐसा समझिए आप लोग कि आप पोस्टमैन हो, ठीक है, आपकी जॉब का आखिरी दिन है आज, और आपके पास 4 लेटर्स हैं, L1 L2 L3 L4। मैं ये क्यों कह रहा हूँ जॉब का लास्ट डे है, आप समझना क्यों, क्योंकि आप जॉब काम करने वाले हो उसके बाद नौकरी नहीं कर पाओगे वहाँ पर। 3 बॉक्सेस हैं आपके पास, लेटर बॉक्सेस, तो आपको ना 4 लेटर को 3 लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करना है। अब आप बिल्कुल एकदम है ना नौकरी छोड़नी है तो सब सारी बदमाशी करने पे तुल गए हो, तो आपने पहले तो लेटर का कंटेंट पढ़ लिया, चारों लेटर्स का। किसी में शादी की खुशखबरी है, किसी में बच्चे होने की खुशखबरी है, किसी में गुजरने, किसी के कोई गुजर गया तो उसकी दुखी खबर है, कोई बीमार है उसकी खबर है, ऐसे करके अलग अलग 4 तरह की खबरें हैं। और ये 3 घर हैं, वहाँ पे आपको 3 जगह पे पोस्ट करना है।
तो होगा किसी की जगह पर कि भाई शादी की खुशखबरी भी है और किसी के बीमार होने की सैड न्यूज़ भी है कि भाई ऐसा है। तो ऐसे करके अपने पास 4 लेटर है और 3 लेटर बॉक्सेस उसमें पोस्ट करना है। और कुछ ऐसे होगा कि इस बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स में L1 L2 पोस्ट करना है, दूसरे में L3 पोस्ट करना है, तीसरे में L4 पोस्ट करना है, मान लो ऐसा कुछ होगा। नाउ यू आर यू आर प्लानिंग फॉर अ मिस्चीफ, आप एक शरारत करने का सोच रहे हो कि आप सोच रहे हो कि यार मैं ना लेटर्स को कैसे भी पुट कर देता हूँ बॉक्सेस में, किसी भी तरीके से, कहीं पे कोई खबर भी चली जाएगी, कहीं पे कोई और खबर चली जाएगी। अब शर्त यह है कि आपको पोस्ट करनी ही है, आप ऐसा नहीं है कि आपने घर लेके जाओगे, आप अपने घर कोई लेटर लेके जाओगे। दूसरी बात, आप लेटर फाड़ फाड़ के, ऐसा नहीं है कि आधा पार्ट कहीं पे डाल दिया, आधा पार्ट कहीं पे डाल दिया, ऐसा नहीं है। आपको लेटर को बॉक्स में ही पोस्ट करना है, ठीक है। तो आप कितने तरीके से ऐसा कर सकते हो। अब आप एक चीज समझो कि आप एक लेटर को 2 बॉक्स में पोस्ट नहीं कर सकते, पर एक बॉक्स में आप कितने भी लेटर पोस्ट कर सकते हो। एक लेटर को आप 2 बॉक्स में पुट नहीं कर सकते, किसी एक बॉक्स में पुट करोगे, पर एक बॉक्स में आप कितने भी लेटर पोस्ट कर सकते हो, इस बात के हिसाब से समझना। तो यहां पे सोचने का तरीका क्या रखना है। आप ऐसा कहो कि जैसे पहला बॉक्स है आपके पास, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले बॉक्स में हमारे पास 4 चॉइसेस हैं लेटर पोस्ट करने की? जरूरी नहीं है। आप पहले बॉक्स में कोई भी लेटर मत पोस्ट करो, पहला लेटर पोस्ट करो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 तो यही चॉइस हो गई। फिर दूसरी बात, हो सकता है पहले बॉक्स में पहला और दूसरा लेटर पोस्ट कर दो, पहले बॉक्स में पहला और तीसरा पोस्ट कर दो, पहले में पहला और चौथा पोस्ट कर दो। तो ऐसे सोचना कि हर बॉक्स में हम कितने लेटर रख सकते हैं, ये बहुत वियर्ड हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ वेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, या सोचने का तरीका बहुत गलत हो जाएगा। ये हमारा सोचने का ढंग भी सही रहना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, अपने पास सॉल्व करने में अपने को डिफिकल्टी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसे सोचें कि हर बॉक्स के बाद कितनी चॉइसेस हैं, दैट विल बी टू डिफिकल्ट टू डील विद। द अदर वे राउंड इज, द बेटर वे राउंड इज कि हम ऐसा बोले कि पहले लेटर के पास कितनी चॉइसेस हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि लेटर L1 जो है उसको आप कितने बॉक्सेस में पोस्ट कर सकते हो, उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, पोस्ट करना ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप उसे घर नहीं लेके जा सकते। L1 के पास 3 चॉइसेस हैं, आप उसको B1, B2, B3 में से किसी भी जगह पे पोस्ट कर सकते हो। क्या इस बात से L2 को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। L2 के पास भी 3 चॉइसेस रहेंगी, आप उसे B1, B2, B3 कहीं भी पोस्ट कर सकते हो। L3 के पास भी 3 चॉइसेस रहेंगी, B1, B2, B3, और सेम गोज विद L4, उसके पास भी 3 चॉइसेस रहेंगी। पूरा इवेंट जो है लेटर पोस्ट करने का, वो चारों के पोस्ट होने पे ही कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे चारों की अकरेंस होना जरूरी है और बारी बारी से आप ये काम करोगे। जाएगा L1 इन तीनों में से कहीं एक ही, उसे फाड़ फाड़ के आप तीनों जगह पर नहीं रख सकते, लेकिन चॉइसेस कितनी? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर विल बी 3 की पावर 4। इसमें ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें अलग अलग तरीके से आंसर करते हैं। इसका ऑप्शन एक 12 भी होगा, एक 7 भी होगा, एक 64 भी होगा और एक 81 भी होगा। आंसर होगा 81, लेकिन लोग 12 भी मार्क करके आएंगे, 7 भी और 64 भी। 7 का तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन लोग उसको भी कर देंगे, ऐड कर देंगे। 12 का लोग बेमतलब में 12 भी किया जाएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का बहुत रॉन्ग यूसेज लगाकर। 64 वाले क्लोजेस्ट रॉन्ग आंसर है। वो सोचेंगे कि हर किसी लेटर के पास, हर किसी बॉक्स के बाद 4 चॉइसेस हैं, वो इसलिए इसको 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का क्यूब लिख के आ जाएंगे। बट नो, 3 की पावर 4। लॉजिकली चलो, 4 क्यूब का कोई लॉजिक ही नहीं है, 64 का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो वो आंसर गलत है। इसका आंसर होगा 3 की पावर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आएगा और बहुत आराम से इसमें लोग गलतियां करेंगे। ठीक है, इसके अलग अलग सिनेरियोज बन सकते हैं। इसके इसी क्वेश्चन में लेटर बॉक्सेस की जगह हम लिफ्ट और पर्सन की बात कर सकते हैं, फिंगर और रिंग्स की बात कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग पॉसिबल एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। मैंने बीच में इसलिए डिस्कस किया टू अवॉइड दैट बोर्डम, थोड़ा सा एक ही टॉपिक के हम आसपास चल रहे थे। ठीक है, तो वापस आते हैं, बैक टू द वर्क। हम लोगों को अभी डिस्कस करना है, तो ये है, पर ये थोड़ा अलग डिस्कस करते हैं, इट्स नॉट ऑफ दिस टॉपिक। हाँ देखो, आप लोगों के पास अभी मैं 2 क्वेश्चंस लेके आता हूँ। आप लोग एक सवाल देखो, ये क्वेश्चन है आपका जे एडवांस 2018 का। ठीक है, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो उसको करने का। ठीक है, तो मैं डिस्कस कराता हूँ उसको।
आप लोग देखो इसमें क्या होगा। अपने को 5 डिजिट नंबर्स क्रिएट करने हैं जो 4 से डिविजिबल हो, देखिए, और रिपीटिशन अलाउड हो। 4 से डिविजिबिलिटी का मतलब हो गया कि आखिरी की 2 डिजिट्स 4 का मल्टीपल होंगी, और रिपीटिशन अलाउड है। तो आप सबसे आसान वाले केस से शुरू करो। सबसे पहली इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 2 12, फिर 15 तो नहीं होगा, फिर उसके बाद 24, ठीक है, रिपीटिशन अलाउड है वैसे खैर, लेकिन तब भी 1 1 तो कुछ नहीं बनेगा, और 2 2 भी 4 का मल्टीपल नहीं होगा, तो 2 4, फिर क्या आएगा आपका 3 2 32, फिर उसके बाद 36 होना चाहिए, पर 36 तो आएगा ही नहीं इस लिस्ट में, है ना। फिर 40, पर 40 लिस्ट में नहीं होगा, 44 होगा लिस्ट में, ठीक है। फिर 50 होता, 50 नहीं होगा, सॉरी 52 होगा, 52 हो जाएगा। 55 नहीं, वो नहीं हो सकता है। तो बहुत सिंपल पॉसिबिलिटीज़ है, ये एक पॉसिबिलिटी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, ठीक है, वे रिपीटिशन अलाउड। तो आप ये देखो कि आखिरी की 2 प्लेसेस की तो पॉसिबिलिटी फिक्स हो गई, आखिरी की 2 के कितने, आखिरी की 2 जो हैं उनका फिक्स केस हो गया। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, 5 वेज। हमारे लिए जो सोचने की चीज़ है वो है पहले की 3 प्लेसेस में कितने क्या क्या आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, तो पहले की 3 में मैटर करेगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। बहुत ध्यान से समझना इसमें क्या होगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पे 1 2 2 4 3 2 4 4 5 2, ऐसे तो 5 फेज हो गए। इन के तीनों के जो हैं इनकी चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पहले में 5 वेज, दूसरे में 5 वेज, मतलब क्योंकि 1 2 3 4 5 में से कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 में से सेकंड में भी कुछ भी पुट कर सकते हो, थर्ड में भी कुछ भी। तो 125 पहले की 3 की अलग अलग वेरिएशंस 125 हो जाएंगी, पर इनमें से कोई भी एक पिक करोगे तो ये 5 है, तो इन दोनों को मिला के 5 आ जाएगा। तो इसका बहुत बच्चे जल्दबाजी में आंसर 5 की पावर 5 लिख के आते हैं, बट दैट्स रॉन्ग। इसका आंसर होगा 5 की पावर 4, राइट। 625 इसका आंसर होगा। आप लॉजिक समझ रहे हो। आखिरी की 2 प्लेसेस को तो फिल करने का 5 ही तरीके हुए ना, बाकी बची हुई 3 जो है उसमें क्या लगाओगे, उसमें सिंपल सा फंडा, रिपीटिशन अलाउड है, तो पहली प्लेस पे भी 5 चॉइसेस, दूसरे पे भी 5 चॉइसेस, तीसरे पे भी 5 चॉइसेस, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन में सोचना था। आप लोग एक और क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, इसको एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। इसका जो आंसर है वो 569 ऐसा कुछ है। एक बार इसको आप लोग सॉल्व करो और वीडियो पॉज करके मैं इसको फिर डिस्कस करवाता हूँ। हाँ, तो आप लोग देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स की बात हो रही है ना, 4 डिजिट इंटीजर्स की इन दिस क्लोज इंटरवल, 2022 से बड़े नंबर्स और 4482 से छोटे। तो ना हम ऐसे शुरू करते हैं कि वो नंबर फाइंड करते हैं जो 2 से शुरू हो रहे हो और इससे बड़े हो। इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं 2022 को, ठीक है। तो देखो 202, यहाँ हम काम करते हैं, पहले ना 2 से शुरू होने वाले सारे नंबर फाइंड कर लेते हैं, फिर जो इससे छोटे होंगे वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो नंबर स्टार्टिंग विथ 2, तो 2 अगर हमने फिक्स कर दिया तो बाकी कितनी प्लेसेस हो गई अपने पास, 3 चॉइसेस। तो 0 और रिपीटिशन की कोई बात नहीं कही, तो इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड है। तो 0 2 3 4 6 7, 6 चॉइसेस, 6 चॉइसेस, 6 चॉइसेस, तो 6 क्यूब यानी कि 216 ऐसे नंबर हो गए। लेकिन नंबर लेस देन 2022, तो आप लोग देखो कैसे आप सोचेंगे इस चीज़ को। 2 से शुरू होने वाले वो नंबर जो 2022 से छोटे हों और जो इस लिस्ट में आ रहे हों, तो 2020, ठीक है, इससे लेके देखो 2000 से लेके 2020 तक में कितने होंगे, तो 2000 खुद ही हो गया। फिर आपका जैसे कि हम बिल्कुल आसान से शुरू करते, 2003, 2004, 2006, 2007, है ना, ये हो गए। फिर ये तो वंस प्लेस पे हमने वेरिएशंस कर दिए, मतलब मैं इसको ना और डिटेल में लिखता हूँ। 2000, 2003, 2004, 2002 भी होगा, सॉरी, 2003, 4, 2006, 2007।
फिर 2010 मतलब अगला जो नंबर होगा, पर वो इसमें नहीं आएगा। अब मतलब देखो अब क्या है कि वंस प्लेस पर हम लोग लेके आ सकते हैं, तो वंस प्लेस पर 2 ही आ सकता है। मतलब जो अगला अगला जो होगा, जो इस लिस्ट में आएगा 20, मतलब 0 वाला सारा एग्जाम्पल होगा, 200 वाले सारे एग्जाम्पल होगा, 202 वाला एग्जाम्पल आएगा, तो 2020 और फिर 2022। पर हमें उससे छोटे चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर होगा जो अपने नहीं आ पाएंगे। दो से शुरू होने वाले 216 नंबर होंगे इंटीजर्स जो इस लिस्ट में होंगे। बट 2022 से छोटे कितने होंगे? 7। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें नहीं चाहिए। तो 209 नंबर्स अपने काम के हैं, उसके अलावा 2 से शुरू होने वाले। अब वापस आते हैं, नंबर स्टार्टिंग विद 3। तो आप लोग ये देखो, ये तो सेम, ये तो वैसे ही हो जाएगा, तो सिंपल है। 3 से शुरू होने वाले में तो सारी लिस्ट आ जाएगी, 6 6 6 यानी कि 216। ठीक है, यहाँ से भी 216 आ गए। अब नंबर स्टार्टिंग विद 4, ऐसे कितने होंगे? 4 से शुरू होने वाले। 4 से शुरू होने वाले सारे नंबर्स में से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो इससे बड़े होंगे, तो आएगा तो वही 6 6 6 216। इनमें से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो 4482 से बड़े होंगे। अब है ना, इसमें ये परेशानी होना कि 8 तो उस लिस्ट में है ही नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है। 4482 से बड़े कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? तो ना 448 के आगे तो और कुछ, 44 पे तो उसके आगे तो कुछ आएगा नहीं। मेरे कहने का मतलब है 448 4476 लास्ट होगा जो 44 से होगा। तो अब 44 नहीं, अब अगला क्या आना चाहिए? 46। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। देखिए 4 करके 4 और 4 पे रख के 76 से तो बड़ा और कुछ होगा नहीं, तो वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म। मतलब 4482 से पहले, तो इससे पहले 44 से शुरू होने वाले सारे नंबर हो जाएंगे। 40 से, 42 से, 43 से, 44 से सारे नंबर आ जाएंगे। मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि ऐसे करने के बजाय हम ऐसा कर सकते हैं, 4 से शुरू कर दिया, अब अगला जो है उसमें 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो यहाँ तो 4 चॉइसेस है। फिर यहाँ पर आपका फिर से 6 चॉइसेस ऐसे भी निकाल सकते हैं। अपना आंसर होना चाहिए 144 वेज। देखो समझो, मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। 4476 तक के सारे नंबर इस लिस्ट में आ जाएंगे। 46 से शुरू होने वाले नंबर नहीं आ सकते, 47 वाले नंबर भी नहीं आ सकते। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि सेकंड प्लेस पे अपने पास 6 और 7 नहीं आ सकता है। सेकंड प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया? सेकंड प्लेस पे आपका 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो सेकंड प्लेस पे 4 चॉइसेस हैं। हालांकि थर्ड पे वापस फिर से 6 चॉइसेस हो जाएंगी, फोर्थ पे फिर से वापस 6 चॉइसेस हो जाएंगी। तो 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 6 144, ये 144 वेज हो गए। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 209 और 216 दैट इज 425, 425 and 144 that is 569, and that is the answer. And obviously why I have discussed this question, what is the merit in this question? This is JEE Advanced 2022 2022. It's not very difficult question, and this is from this topic fundamental principle of counting. तो ये करवाने के पीछे वजह यही थी, आपको ये सिखाने के लिए कि देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी क्वेश्चंस अच्छे आ जाते हैं। आप हम लोगों ने आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी का डिस्कशन या बेसिक बिल्कुल लेमैन वाले डिस्कशन की बातें भी की, बहुत बेसिक। हमने मेंस के क्वेश्चन भी देखे और हमने देखो एडवांस के भी 2 क्वेश्चन देख लिए। एडवांस में रिसेंट ईयर्स में 18 और 22 रिसेंट ईयर्स में काउंट होंगे, 2 सवाल आए हुए हैं, और भी पहले आए हुए होंगे, लेकिन मेरा भी फोकस था रिसेंट ईयर्स के सवाल डिस्कस करने। ठीक है ना? तो आप देखो मेंस में भी क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। 2023 की बात करें तो 2023 के मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल दिखाए। ठीक है, 2023 के भी क्वेश्चंस देखिए हमने। देखो आप लोग, ये तो उसका था एग्जांपल का, ये हैंडशेक वाला मैंने एग्जांपल आपको करवा दिया है। ये आपका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। ठीक है ना? ये ऐसा रिंग और लेटर वाला क्वेश्चन, इसमें भी वैसा कुछ है। ये 2022 का क्वेश्चन था, राइट? 2023 का एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका 2021 का लेकिन अच्छा क्वेश्चन था पैलिंड्रोम का। ये 2023 का एक सवाल ये रह रहा है, 2023 का ये क्वेश्चन हमने किया था।
ठीक है। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसा है कि अभी नहीं किए हैं, पर 2023 के मैंने ज़्यादातर सवाल आपको करवा दिया और ये 2 एडवांस के क्वेश्चन भी किया करवाए हैं। इनके अलावा जैसे जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो। जैसे कि आप लोग जो है एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो। कि इसमें कैसे करेंगे, ठीक है। आपके पास आपको 7,000 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7,000 विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज 5 डिजिट्स। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। 7,000 से छोटे जो होंगे नंबर वो सिर्फ 4 डिजिट नंबर नहीं होंगे। दिमाग लगाओ, एक बार सोचो, मतलब वीडियो पॉज कर लो और फिर सोचो, उसके बाद इस पे फिर हम डिस्कशन करते हैं। तो मैं जो आपको बात कह रहा था वो ये थी कि 7,000 से छोटे सिर्फ 4 डिजिट नंबर नहीं होंगे, 3 डिजिट भी होंगे, 2 डिजिट भी होंगे, सिंगल डिजिट भी होंगे। तो देखो पहले तो 4 डिजिट नंबर कितने होंगे, तो ना 4 डिजिट के अंदर 7,000 से छोटे, तो पहली प्लेस पे अब 7 नहीं आ सकता है। पहली प्लेस पे अगर 7 आया तो मतलब सबसे जो 7 पे शुरू होने वाला जो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर होगा वो 7,000 होगा, जो कि 7,000 से छोटा नहीं है, तो हम उसको काउंट करेंगे ही नहीं। यानी वी कैन नॉट स्टार्ट अ नंबर विद 7। तो हमारे पास अब चॉइसेस क्या हो जाएंगी, देखो पहली प्लेस पे 3 या 1 आ जाए, 2 चॉइसेस हैं, 0 से कोई नंबर शुरू नहीं कर सकते। दूसरी प्लेस पर आपके पास अब 0, 1, 3, 7, 9 में से कुछ भी पुट कर सकते हो। 5 चॉइसेस, 5 चॉइसेस, 5 चॉइसेस। आप इन चारों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास 250 आ जाएगा, 250 वेज। बट दैट इज नॉट आंसर। ये सिर्फ 4 डिजिट नंबर आ रहे हैं। 3 डिजिट कितने होंगे, 3 डिजिट, तो आप देखो 3 डिजिट में क्या क्या हो सकता है। 3 डिजिट में सारी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, बस फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आए, बाकी सब पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट प्लेस पे आपका 1379, 4 में से कुछ भी आ सकता है। दूसरे पे 5 चॉइसेस, तीसरे पे 5 चॉइसेस, दैट इज 100 वेज। 2 डिजिट में बहुत सिंपल है, पहली पे 4 चॉइसेस, दूसरे पे 5, तो 20 वेज। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1 डिजिट। दोस्तों इस क्वेश्चन में नेचुरल नंबर कहा हुआ है, होल नंबर नहीं। आप 0 को इंक्लूड नहीं करोगे। 1 डिजिट नंबर 4 होंगे। 0 है लेकिन 0 को काउंट नहीं कर सकते, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर आप 0 को काउंट कर लेते तो आप 5 काउंट करते और ऐड करते आपका आंसर 375 आता, जो कि गलत आंसर है। इसका आंसर 374 होगा। आप में से बहुत लोगों ने इसका आंसर 375 समझा होगा, कुछ लोगों ने इसका आंसर 250 भी समझा होगा, पर इसका आंसर क्या है, 374। दैट मेक्स योर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें आपको सोचना, ऑप्शंस को ढंग से देखना पड़ता है। आपने लैंग्वेज ढंग से नहीं पढ़ी तो आप गलती कर बैठोगे। तो आज की क्लास में मैंने मेजोरिटी ऑफ मेंस के क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करवा दिए हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के सारे कंसेप्ट, उससे संबंधित जो भी चीज़ें थी वो डिस्कस करवाई हैं। 2023 के भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, मैंने इसमें आप देख रहे हो 20-21 के भी सवाल हैं, लेकिन मेन तो 2023 के क्वेश्चन से हमें है, ठीक है। और भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, उनका तो यूटिलिटी इतनी है नहीं। मैंने आपको जे एडवांस के जो आए हुए दोनों क्वेश्चन हैं वो दोनों ही आपको करवाए हैं। ये एग्जाम्पल का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको करवाया है डिस्कस, ठीक है। तो आपका चैप्टर जो है, मतलब आप, अगर मैंने जो बात कही थी मैं इसको भी गारंटी से ले सकता हूँ, आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने इसको ढंग से पूरा समझा है वीडियो को, आप एक बार अच्छे से बैठ के इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जैसे मैंने आपको करवाया है उनको वैसे सॉल्व करो, और अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो इस टॉपिक का, आप कर पाओगे। नॉट अ बिग डील, आप कर पाओगे। डिविजिबिलिटी वाले मैंने आपको 4 से डिविजिबल वाला क्वेश्चन भी दिखा दिया, 3 से डिविजिबल वाला भी दिखा दिया, 5 से डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन की भी बात कर ली है, मतलब उसको एक एग्जाम्पल के समझाया था कि 0 पे एंड करना होता है या 5 पे एंड करना होता है। तो लगभग लगभग सारी ही बातें कर चुके हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन पिक करके एक बार चेक कर सकते हो कि आप इसमें कितना सीख पाए हो, ठीक है ना। तो वीडियो को और खींचने का कोई मतलब नहीं है, हमने
जितनी भी मुख्य चीज़ें थी वो सब कर ली हैं इसमें, ठीक है। मैं ये पीपीटी जो है आपके साथ शेयर भी कर दूंगा मेरे पास, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन रहता है तो यूट्यूब में। लेकिन आप लोग इस लेक्चर को देखो, और कहीं भी कोई डाउट रहता है आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछो। तो आई होप आपको ये पूरा कंटेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको कोई डाउट रहता है आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप उसमें कमेंट सेक्शन में पूछो। सो ओके, लेट्स एंड दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, परम्यूटेशंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि परम्यूटेशंस क्या होते हैं, किस किस तरह से हम परम्यूटेशंस की बातें कर सकते हैं। और हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैटेगराइज करके ना, कैटेगरीज बना बना कर, कि मान लो सॉल्विंग कैटेगरी 1, सॉल्विंग कैटेगरी 2, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, और उस तरीके से इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पर आज की क्लास में मुझे एक टॉपिक और डिस्कस करना था जो कि अभी थोड़ा रह गया है, क्योंकि मैंने इसी में बहुत टाइम दे दिया सिखाने के लिए आपको। वो है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी एंड फैक्टोरियल। तो वो भी हम बीच में कभी देख लेंगे, और फैक्टोरियल्स क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में वही चीज़ सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टोरियल्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी एंड फैक्टोरियल वो डिस्कस करेंगे, और परम्यूटेशंस का बेसिक पढ़ेंगे। फिर उससे अगली क्लासेस में हम लोग कैटेगरीज डिस्कस करना शुरू करेंगे, परम्यूटेशन की कैटेगरी करेंगे, फिर कॉम्बिनेशंस करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन कैटेगरी, फिर एडवांस वाले कंसेप्ट्स। सो ओके, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।